Hello guys, from today we are starting NCERT line to line. ओके तो आज है हमारा चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड. फर्स्ट मैं रीड करूँगी देन एक्सप्लेन करूँगी, बट जो मैं रीड करूँ आप वो केयरफुली सुनना बिकॉज हाफ ऑफ सिलेबस आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा. ओके, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग. The extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, ocean, freshwater lakes, desert और hot springs. अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट देखते हैं. माउंटेन देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं, ओशन देखते हैं. तो डिफरेंट हैबिटेट में हमको डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. ओके, द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स यू एंड deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among members of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. मतलब अब हम एक सेल ही लेते हैं तो एक सेल में कंटिन्यूसली कितनी प्रोसेस होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं, ऐसी कितनी ही प्रोसेस कंटिन्यूसली एक सेल में हो सकती है. ठीक है, तो हमको हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इंडीड इज लाइफ. अब दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लीट क्वेश्चन विद इन इट. ओके, अभी इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है. ओके, द फर्स्ट वन जो टेक्निकल वन है, ओके, द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन. ओके, एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज ऑपोज टू द नॉन लिविंग. अब हमने बचपन से पढ़ा है व्हाट इज लिविंग, तो हमने बचपन से पढ़ा है नॉन लिविंग एंड लिविंग. तो क्या है लिविंग? ऑपोजिट टू नॉन लिविंग. क्लियर? एंड द सेकंड इज फिलोसॉफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ. अब सेकंड क्या है? फिलोसॉफिकल आंसर. हम क्या बोलते हैं, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, क्यों आया है, ये सब. तो हमको सेकंड क्वेश्चन से तो इतना लेना देना नहीं है, तो हमको कहाँ ध्यान रखना है? फर्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, as scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. Clear? Now, diversity in the living world. अब diversity क्या होता है, अब हम वो समझेंगे. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insect, birds, your pets or other animals and plants. अब आप for example अपने घर में ही देखना, तो आप कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देख सकते हो? प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, पैट. ओके, ये सब देख. देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू. अब बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस आप देख नहीं पाओगे बट स्टिल दे आर अराउंड यू. ओके, इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक observation in, the range and the variety of organism that you see would increase. अब अभी तक आप अपने घर में देख रहे थे तो आपने कितने टाइप के देखे लिविंग ऑर्गेनिज्म. देन आप अगर एरिया इंक्रीज करोगे यानी घर से अभी पूरे टाउन में देखोगे तो ऑफकोर्स डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के देखने मिलेंगे. ओके, सो जितनी एरिया इंक्रीज करते उतने टाइप के ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाएंगे, तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होते जाएंगे. क्लियर? ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट. अब फॉरेस्ट जाते हो, समझो जू जाते हो, तो आप कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म देखोगे वहाँ पे? कितने टाइप के डिफरेंट. आपके घर में तो सब नहीं होंगे, ऑफकोर्स आपने एरिया इंक्रीज किया तो हुआ. फॉरेस्ट में जाते हो तो फॉरेस्ट में कितने टाइप के एनिमल्स देखने मिलेंगे, कितने टाइप के प्लांट्स देखने मिलेंगे. ओके, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज. अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी ऑर्गेनिज्म देखते तो उसको हम हर एक चीज़ को क्या बोलेंगे, क्या रिप्रेजेंट करता है वो? एक स्पीसीज. ओके, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन. तो हमारे अर्थ पे अभी तक हमको कितनी स्पीसीज मिल चुकी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन. ओके, दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी. इसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. इतने सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में है. ऐसा नहीं है कि इतने ही है,
अभी तक हमको इतने आइडेंटिफाई हुए, आगे जाके और ऐड होते ही जाएंगे इसमें. ओके, we should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. Of course, हम अभी न्यू एरियाज़ में देखेंगे तो हमको अभी कहीं पे हमको न्यू एरिया डिस्कवर होती है, आज तक वहाँ पे कोई नहीं गया, तो हमको डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म भी मिल सकते हैं वहाँ पे. ओके, तो कंटिन्यूसली ये नंबर बढ़ता ही जाएगा. ओके, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. We know the plants and animals in our own area by their local name. अब कोई भी प्लांट होगा या कोई भी एनिमल होगा, जैसे समझो कॉकरोच है, तो हमारे यहाँ पे कॉकरोच बोल रहे, ज़रूरी नहीं है हर कंट्री में उसको कॉकरोच ही बोलेंगे, उनके लैंग्वेज में डिफरेंट बोल सकते हैं. ओके, सो दिस लोकल नेम्स वुड वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री. अब कोई ऐसी चीज़ होगी जैसे रोटी है, तो हमारे इंडिया में ही देखते हैं तो हम इतनी सारी लैंग्वेज है, तो हर किसी लैंग्वेज में उसको रोटी नहीं बोलेंगे हम. ओके, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism. अब साइंटिस्ट किसी चीज़ पे कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, अभी किसी को कम्युनिकेट करना है दो कंट्री के बीच, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम इसी ऑर्गेनिज्म के लिए बात कर रहे हैं. तो सब साइंटिस्ट ने सोचा क्या करें. देन hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by same name all over the world. This process is called nomenclature. अब साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि हम एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ऐसा नाम देंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको उसी नाम से पहचाना जाएगा. ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाम देने को nomenclature. क्लियर? व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर? सो हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे, वो नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से वो ऑर्गेनिज्म पहचाना जाएगा. ओके, ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. दिस इज आइडेंटिफिकेशन. अब हमने समझो कॉकरोच है, हम डायरेक्ट तो नहीं बोल देंगे ये कॉकरोच है बिना देखे, तो फर्स्ट हम देखेंगे हाँ इसके 6 पाँव है, 2 एंटीना है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ ये कॉकरोच है. तो हमने इसको क्या किया, आइडेंटिफाई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिफिकेशन. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच known organism. This is acceptable to all biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. अब क्या डिसाइड हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक नाम होगा, कौन सा, साइंटिफिक नेम बोलते हैं उसको हम. सो प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया. तो कौन सी क्राइटेरिया, जो प्रोवाइड की हुई है किसमें, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर. यू मे आस्क हाउ एनिमल्स नेम. सो एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैज इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. क्लियर? The scientific names ensure that each organism has only one name. Okay? एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम हो सकता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है. ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम. दे ऑल्सो एंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म. ओके, जो एक बार नेम यूज़ हो चुका वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए कभी यूज़ नहीं होना चाहिए. Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organism. अब each name has 2 components. अब scientific name में कितने component है, 2 component. कौन से the generic name and the specific epithet. Clear? कौन से दो, generic name and the specific epithet. This system of providing name with 2 component is called as binomial nomenclature. क्या देखा हमने, 2 component है, तो ये
दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम, इसको क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल. क्यों बाइनोमियल? सो बाय मतलब दो. ओके. दिस नेमिंग system is given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system using two-word format was found convenient. Okay, let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Clear? हमने क्या देखा? दो words होते हैं scientific name में. तो mango में कितने? दो. Mangifera indica. Let us see how it is binomial name. In this name Mangifera represent the genus. आगे का क्या है? Mangifera वो क्या है? Genus. Okay. While indica is a particular species or a specific epithet. Clear? अब हम पढ़ेंगे rules of nomenclature. Okay. तो first है biological names are generally in Latin, यानी derived from Latin and written in italic. क्लियर? कहाँ से डिराइव होते हैं? तो लैटिन से. और रिटर्न किस में होते हैं? इटैलिक में. क्लियर? द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, हमने देखा अभी. ओके. while the second component denote the species. Clear? Third rule is both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italic to indicate their Latin origin. Clear? अब जब हम दोनों वर्ड लिखेंगे तो हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे. ओके. जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में लिखेंगे. ओके. क्लियर? अब फोर्थ है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर. अभी हमने देखा था किसे? मैंजीफेरा इंडिका में क्या था? उसमें एम कैपिटल था. वो क्या दिखाता है? जीनस. और आई कैसा? स्मॉल. वो क्या दिखाता है? स्पीसीज. क्लियर? नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम. अब ऑथर का नेम कहाँ होगा? तो एट द एंड. क्लियर? अभी हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका LINN वो क्या है? ले वो ऑथर का नेम है. ओके. इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज was first described by Linnaeus. Clear? Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. अब हमने देखा कितनी स्पीसीज थी? 1.7 to 1.8 मिलियन. तो अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतना तो स्टडी नहीं कर पाएगा. ओके. सो इसको पॉसिबल करने के लिए हमने क्या किया? ग्रुप्स दे दिए. जैसे एनिमल है एंड सारे एनिमल्स एक में रख दिए, प्लांट्स रख दिए. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. ओके. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that. Okay. What image do you see when you think about dog? Obviously, each one of us will think about dogs, not the cats. Now we were to think of Elastians. We know that what we are talking about. Of course, अब हम डॉग का इमेज, कोई बोलेगा डॉग तो हम क्या इमेज करेंगे? ऑफ कोर्स जैसे डॉग होता है हम कैट तो इमेजिन नहीं करेंगे. तो हमने एक डॉग्स का ग्रुप बना दिया है. अब हम डॉग्स की ब्रीड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ डॉग्स की बात कर रहे हैं. ओके. ये पूरा प्रोसेस क्या है? क्लासिफिकेशन. ये हमने क्या कर दिया है? क्लासीफाई कर दिया है. सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, you would of course think of animals with external ears and body hair. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plants. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals are convenient categories we use to study organism. Okay, ये सब क्या है? Categories. Okay, the scientific term for this categories is taxa.
अब ये कैटेगरीज को हम साइंटिफिक वर्ड में क्या बोलेंगे? टैक्सा. ओके, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स. प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या है? ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा. ओके, wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is mammal and mammals are animal. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different level. Of course, mammals के अंदर ही आते हैं dogs. Okay, but taxa के different levels होते हैं, हम वो आगे पढ़ेंगे. Hence, based on all characteristic, all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is called as taxonomy. अब taxonomy में क्या होता है? Different levels of taxa होते हैं. Clear? External and internal structure along with the structure of cell, development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Clear? Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. अब ये सब आपको words clear हो गए होंगे. Okay? Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about various kind of organism, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. Okay, human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities, but also the relationship among them. Okay. अब ऐसा तो नहीं है हम एक ग्रुप में किसी को डाल रहे तो उनमें कुछ रिलेशंस होगा तो हम एक ग्रुप में डाल रहे. ओके, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी was referred to as systematics. Okay, the word systematics is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Nature as the title of his publication. Okay, the scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systemic takes into account evolutionary relationship between organism. Okay, सिस्टमिक वे में मतलब एक सिस्टमिक वे में उसको, अभी कोई भी चीज़ होगी हम एक सिस्टमिक वे में उसको लिखेंगे तो हमको ईजीली समझ आता है. तो ये क्या था? सिर्फ सब चीज़ों को ईजी करने का एक वे था. नाउ taxonomic categories. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Since the category is part of overall taxonomic arrangement, it is called as taxonomic category. And all categories together constitute the taxonomic hierarchy. अब हम आगे सब पढ़ेंगे ना क्लास ये सब ऑर्डर, तो आपको ये सब क्लियर होता जाएगा. ओके, ईच कैटेगरी रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन. धीरे धीरे करके पहले थोड़ा उससे ज़्यादा हम ऐसे करके एक पूरा एक ऑर्डर में सब चीज़ों को रखते हैं. ओके, उसको ही हम क्या बोलेंगे? सिस्टमिक वे. क्लियर? अब हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. So, classification is not a single step process but involved hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. अभी क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो नहीं है कि हाँ एनिमल्स कर दिए, मैमल्स कर दिए, डॉग्स कर दिए, कैट्स कर दिए. नहीं, ऑफकोर्स उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होगी. ओके, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ called the taxonomic category. Okay, and all the categories together constitute the taxonomic hierarchy. Okay, सारी categories जैसे dogs ये सब उसको हम क्या बोलेंगे मिक्स करके? taxonomic hierarchy. सब सारे genus kingdom. Okay, उसको क्या बोलेंगे हम? taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of
क्लासिफिकेशन। अब मतलब सिंगल स्टेप नहीं है क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, ऐसा समझ लो। ओके, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। ओके, हर स्टेप पे क्या दिया हुआ है हमने, रैंकिंग दी हुई है। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of joint legs. It means insects are recognizable objects which can be classified and thus for given a rank or category. Can you name other such groups of organism? अब जैसे इंसेक्ट की हमने कैटेगरी डिसाइड की है, ओके, तो किस बेसिस पे किए कि हाँ उनके 3 लेग्स से इनके, अभी ऐसा ही हमको कोई और ग्रुप तो नहीं मिलेगा ऐसा आप सोच के देखो, ऐसा ही सारे ऐसे ही सिमिलर फीचर्स है कोई और ग्रुप में। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। ओके, ईच रैंक और टैक्सॉन in fact represent a unit of classification. ये हम समझ गए। This taxonomic groups category are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. अब ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर से कैरेक्टर देख के उनको एक ग्रुप में डाल दिया, नहीं, उनमें बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज भी होती है। ओके, Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division, class, order, family, genus and species। ये सब पॉइंट्स हम अभी डिटेल में देखेंगे। All organisms including those in the plant and the animal kingdoms have species as the lowest category। अभी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट कैटेगरी से जो है स्पीसीज, पर इन ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी मोर होंगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हम कैसे एक कैटेगरी में कि हाँ इसको ही डालेंगे, समझो हमने प्लांट्स, सारे प्लांट्स है एक कैटेगरी में क्यों रखे, ऑफकोर्स उसके हमने देखे ना कैरेक्टर सेम है, जैसे हाँ ग्रीन लीव्स है, रूट्स है, सबके हम कैरेक्टर मैच करके एक ग्रुप में डाला ना हमने। ओके, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम क्या देखेंगे, स्पीसीज। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. जैसे for example human being, क्या है वो, species. Okay, one should able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Okay, so एक species से हम दूसरी species differentiate कैसे करेंगे, so morphological difference होते हैं। ऑफकोर्स अब डॉग्स और ह्यूमन सेम लगते हैं क्या, नहीं। ओके, तो ईजीली डिफ्रेंशिएट हो जाती है। लेट अस कंसिडर मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। ओके, फर्स्ट क्या, पटेटो, लायन और मैंगो। ओके, ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पीसीज। ये क्या है, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो क्या है, ये सब स्पीसीज। ओके, वाइल द फर्स्ट वर्ड Mangifera, Solanum and Panthera are genus or genera, okay, and represent another level of taxon. Okay, अब ऐसा है, each genus may have one or more than one species. अब genus के अंदर different types की species हो सकती है, okay, but having morphological similarities. but तो भी एक genus के अंदर क्यों रखा है हमने ये वाली species को, क्योंकि उनमें morphological similarities होंगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रस। ओके, सो लायन और टाइगर एक जीनस में आते बट वो डिफरेंट स्पीसीज है। क्लियर? सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलंजिना। ओके, ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू स्पीसीज called sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. Clear? अब genus के अंदर different type की species
हो सकती है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे जीनस। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अभी हमने देखा स्पीसीज थे, ठीक है। तो अभी जीनस के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज। क्लियर। विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जेनेरा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इन्हीं स्पीसीज को हमको एक जीनस में डालना है। ओके, कि हमने क्या डाला, लायन और टाइगर को एक जीनस में डाला। क्यों? बिकॉज उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज थी। क्लियर। We can say that genera are aggregate of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to genus Solanum. Lion, leopard and tiger with several common features are all species of genus Panthera. अब Panthera के ही अंदर आएगा क्या, leopard, lion और tiger, बट वो तीनों डिफरेंट स्पीसीज है पर एक ही जीनस में आ रही है। क्लियर। This genus differs from another genus Felis which include cats. Clear? अब हम देखेंगे family. The next category, family has a group of related genera with still less number of similarity as compared to genus and species. पहले क्या किया हमने, पहले species देखा, अब थोड़ी species मिला के क्या बना, genus. अब थोड़े genus मिला के क्या बनेंगे, family. ओके अब इसमें क्या होगा, जैसे जीनस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीनस है, अभी उनमें एक जीनस से दूसरे जीनस में कुछ तो सिमिलैरिटीज़ होगी, तो जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, जिन जिन जीनस में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, उन जीनस को हमने एक फैमिली बना दिया। ओके, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia and Dhatura are placed in the family Solanaceae. Okay. Among animals, for example, genus Panthera comprise lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family. अब क्या देखा हमने, जैसे Solanum, Petunia and धतूरा एक ही फैमिली के हैं। कौन सी फैमिली के, सोलिनियसी। ओके, क्यों हमने इनको ही एक फैमिली में रखा, बिकॉज इनके रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर सिमिलर है, इसीलिए। क्लियर। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटी एंड द सम डिफरेंस एज वेल. ओके, दे आर सेपरेटेड इनटू टू फैमिलीज, फेलिडिया एंड कैनिडिया रिस्पेक्टिवली. अब कुछ फैमिलीज मिला के क्या बनाएंगी, एक ऑर्डर. अब हम देखेंगे ऑर्डर. सो कुछ फैमिलीज ने मिला के क्या बनाया, ऑर्डर. यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. हमने देखा स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज ये किस पे बेस्ड थी, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर पे. जनरली ऑर्डर and the other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher categories is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. अब हमको कैसे पता चलेगा कि एक ऑर्डर में हमने ये वाली फैमिलीज क्यों रखी, क्योंकि उन फैमिलीज में कुछ सिमिलैरिटी होंगी कंपेयर टू जीनस, स्पीसीज और फैमिलीज में तो हमको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलती थी. ऑफकोर्स जीनस में तो बहुत ज़्यादा हमको स्पीसीज में सिमिलैरिटी मिलेगी, इसीलिए हम वो सारी स्पीसीज एक जीनस में रखेंगे. क्लियर. प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order called as Polemoniales. Okay, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes family like Felidae and Canidia. हमने क्या देखा था अभी, डॉग्स एंड कैट्स की फैमिली, तो उसमें हमने क्या देखा, सिमिलैरिटीज़ भी थी, डिफरेंसेस भी थे. डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में आते हैं बट वो एक ऑर्डर में आते हैं. क्लियर. अब हम देखेंगे क्लास. दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स. ओके, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रिमिटा कंप्राइज मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया. अब मैमेलिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट और भी ऑर्डर्स होंगे, बट एक ऑर्डर उसमें से कौन सा है,
प्रिमिटा। प्रिमिटा के अंदर क्या क्या आता है? मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। अब ये सब एक ही क्लास में, क्लास क्या है? क्लास मैमिलिया। उसमें फर्स्ट कौन सा ऑर्डर है? प्रिमिटा। सेकंड कौन सा है? कार्निवोरा। ओके, और भी होंगे मैमिलिया में, बट हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में अब हम देखेंगे फाइलम। क्लासेस कंप्रेसिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स along with mammal constitute the next higher category called phylum. Okay, all this based on the common features like presence of notochord and dorsal horo neural system. Okay, so phylum किस पे based है? Like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. अब phylum Chordata में क्या क्या आता है हमने देखा ऊपर? फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स। तो हमने Chordata में क्यों रखा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ notochord. ओके, in case of plant, classes with a few similar character are assigned to higher categories called division. Clear? अब kingdom. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom. सबसे highest category में क्या? lowest में क्या था? species. Okay, और highest में क्या है? kingdom. Okay, all animals किस में है? Animalia में. Okay, in the classification system of animals, the kingdom plant. Plant kingdom में कौन है? On the other hand, distinct and comprise all plants from various division. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. Okay, ये यहाँ पे चार्ट है, उसमें हम देख सकते हैं. So first हमने क्या रीड किया था? Species. फिर क्या? थोड़ी स्पीसीज ने मिला के क्या बनाया? जीनस. कुछ जीनस ने मिलके क्या बनाया? फैमिली. कुछ फैमिली ने मिलके क्या बनाया? ऑर्डर. कुछ ऑर्डर मिला के क्या बनाएंगे? एक क्लास. देन फाइलम, देन किंगडम. क्लियर? अब हम देखेंगे द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन. हमने देख लिया. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Clear? तो यहाँ पे आज का हम चैप्टर फिनिश करते हैं बिकॉज आगे सब क्वेश्चन एंड समरीज ही है. ओके, तो आप इसके बाद MCQ सॉल्व करना तो आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चैप्टर की. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.